Hello everyone, this is Ragini and you're watching my channel NCERT Science with Ragini. So students, what is the topic today? Yes, today's topic is vaccine. वैक्सीन क्या है वैक्सीन? अभी तो ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड में लगभग सभी लोग वैक्सीन से फैमिलियर हो चुके होंगे. सो आज हम वैक्सीन के ही बारे में इस पार्ट में बात करने वाले हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फ्रेंड एंड फो में अभी तक के आपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद उनका फ्रेंडली बिहेवियर भी देखा, उसके बाद उनका कमर्शियल यूज़ भी देखा. अब हम देखेंगे कि माइक्रोब्स को किस तरह से एंटीबॉडीज़ बनाकर हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और एज अ वैक्सीन वो हमारी किसी भी डिसीज़ में उसे यूज़ किया जाता है. पहेली इज़ वॉन्डरिंग दैट वाई आर चिल्ड्रन और इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन. पहेली सोच रही थी कि चिल्ड्रन बच्चों को या इन्फेंट्स को जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उन्हें वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है. When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब भी कोई माइक्रोब डिसीज़ अपने साथ लेकर आता है और हमारी बॉडी में उसे वो माइक्रोब हमारी बॉडी में किसी तरह से आ जाता है तो जो बॉडी है हमारी वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है ताकि वो उससे लड़ सके, उस डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब से लड़ सके. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन. और हमारी बॉडी को ये भी पता होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है उसके अंदर कि कोई भी अगर एक्सटर्नल माइक्रोब हमारे बॉडी में आ जाता है और वो हमारी बॉडी को अगर हार्म कर रहा होता है तो उससे फ़ाइट कैसे करना है. हमारी बॉडी उसे फिर रिमेंबर भी करती है कि अगर वो अगेन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसे कैसे लड़ना है. माइक्रोब जो डिसीज़ कैरी करके लाया है अपने साथ उससे लड़ना कैसे है. सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स दैम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़. तो अगर हमारी बॉडी में कोई डेड या कमज़ोर माइक्रोब इंट्रोड्यूस होता है एक हेल्दी बॉडी में तो हमारी बॉडी जो होती है उससे फ़ाइट करती है और उसे किल कर देती है. कैसे किल करती है? यस, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है जिससे वो माइक्रोब जो डिसीज़ कैरी करके लाया था वो किल हो जाता है. द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. तो ऐसे जो हमारी बॉडी ने माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई उससे वो जो माइक्रोब जिसने डिसीज़ कैरी करके लाया था वो मर जाता है और हम लोग उससे सिक्योर्ड हो जाते हैं. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. अब जिस तरह से हमारी बॉडी ने एज अ वैक्सीन अपना रोल प्ले किया वैसे ही वैक्सीन भी अपना रोल प्ले करता है. सेम यही फंक्शन वैक्सीन भी करता है. बस इतना फ़र्क होता है कि जो काम हमारी बॉडी ने ऑटोमेटिकली किया था वो काम वैक्सीन करता है. उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस वैक्सीन को हमारी बॉडी में इंसर्ट करना पड़ता है. सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. अब ये जो वैक्सीनेशन होता है उससे बहुत सारी बीमारियां जो है वो दूर होती है जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस. ये सारी जो डिसीज़ेज़ होती है इससे वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जाता है. एक टाइम में ये जो डिसीज़ेज़ थी उन्होंने बहुत लोगों को हार्म पहुंचाई थी और जैसे अभी कोरोना वायरस ने डेथ रेशो बढ़ा कर रखा है वैसे ही इन डिसीज़ेज़ ने भी अपना डेथ रेशो बढ़ा दिया था. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो शख्स हैं ये एडवर्ड जेनर है जो कि एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन को डिस्कवर किया था. स्मॉल पॉक्स आप जानते ही होंगे,
हमारे बॉडी में बहुत सारे दाने आ जाते हैं और वो बहुत इरिटेशन होता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी देते हैं। तो उसके लिए वैक्सीनेशन, उसका जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर ने। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. तुम्हारे बचपन में तुम्हें बहुत सारे इंजेक्शंस दिए गए होंगे ताकि तुम्हें बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घर में कोई भी न्यूली बॉर्न बेबी आता है तो सबसे पहले उसे वैक्सीनेशन के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही वो बॉर्न होता है सबसे पहले उसे BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है। आफ्टर दैट पल्स पोलियो के ड्रॉप्स उसे पिलाए जाते हैं डेफिनेट इंटरवल ऑफ ईयर्स में, है ना, 1 ईयर में, 5 ईयर्स में, 7 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, है ना। तो ये सब किया जाता है क्यों? ताकि उसके अंदर हम एंटीबॉडीज़ डाल सकें जो कि अगर उसे फ्यूचर में ऐसी कुछ माइक्रोब्स उसकी बॉडी में किसी तरीके से एंटर हो जाते हैं तो वो वैक्सीन जो उसने बचपन में लिया था या जो ड्रॉप उसने बचपन में पिया था उससे उसे फ्यूचर में बचाया जा सके। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीज़? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। हाँ, तो आप इन डिसीज़ की लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीज़। ये बहुत ज़रूरी होता है कि सारे बच्चों को इन डिसीज़ से बचाया जा सके। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। जो ज़रूरी वैक्सीन्स होती है वो हमारे पास जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे लगभग अवेलेबल होती ही होती है। You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था कि बच्चों को पल्स पोलियो के वैक्सीनेशन भी दिया जाता है। पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर उन्हें पल्स पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाई जाती है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। वो जो पोलियो ड्रॉप्स उन्हें पिलाई जाती है वो एक्चुअली वैक्सीन ही होती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. अब ये स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीनेशन होता है इसे वर्ल्ड वाइड कैंपेन जैसा चलाया गया है ताकि एंटायर वर्ल्ड से उसे हटाया जा सके, इरेडिकेट किया जा सके। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. अब जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ेस होती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ही वजह से होती है, और जो वैक्सीनेशन हमें लगाया जाता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि जो हमें हार्म कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो उनसे लड़ सकें। हमने 2 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखे थे, एक तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और एक जो हमें हार्म करते हैं। तो जो हमें हार्म करते हैं उनसे कौन लड़ता है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. इन दिनों जो वैक्सीन है बहुत लार्ज स्केल पर बनाई जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से ताकि ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स को बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट किया जा सके। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस को ही वैक्सीनेशन किया जाता है, एनिमल्स को का भी वैक्सीनेशन होता है। जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, काउस, बफेलोज़, डॉग्स, कैट्स, जिन्हें हम घर में रखते हैं, उन्हें पालते हैं, उनका भी वैक्सीनेशन होता है ताकि उन्हें भी सेवरल डिसीज़ से बचाया जा सके। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil these with nitrogen and increase its fertility. अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं या ब्लू ग्रीन algae
एल्गी होती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं एटमॉस्फेयर से, ताकि जो सॉइल को नाइट्रोजन से एनरिच किया जा सके, उसमें नाइट्रोजन को बढ़ाया जा सके और उसकी जो फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज़ किया जा सके, बढ़ाया जा सके। इन माइक्रोब्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। इन माइक्रोब्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, बीड्स टाइप दिख रहे हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और ये एल्गे टाइप दिख रहे हैं, ये भी नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके, नाउ ये सब हमारे हम यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के देख रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे यूजेस हमने देख लिए हैं। एक तो एज अ वैक्सीन यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क यूज़ होता है, और अल्कोहल बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, बिना उसके अल्कोहल बन ही नहीं सकती। सॉइल फर्टिलिटी के भी लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मस्ट हैं। नाउ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी हेल्प करते हैं। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। Along with their friends, they collected wastes of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. बूजो और पहेली ने देखा कि उनका स्कूल गार्डनर कैसे मैन्योर बना रहा है, खाद बना रहा है। उसके फ्रेंड्स के साथ उन्होंने भी प्लांट्स का वेस्ट, वेजिटेबल्स के वेस्ट, फ्रूट्स के वेस्ट कलेक्ट किए अपने हाउस के पास के सराउंडिंग से और गार्डन से। अब उन्होंने क्या किया, दे पुट दैम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। अब उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ देर बाद क्या होता है, वो कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। बूजो एंड पहेली wanted to know how this had happened. बूजो और पहेली जानना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस है कि ऐसा कैसे हुआ। ये एक्टिविटी आप भी अपने घर में कर सकते हैं। आपको 2 पॉट्स लेने हैं, उन्हें आधा भरना है सॉइल से, उन्हें मार्क करना है A एंड B, फिर put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. आपको A पॉट में प्लांट का वेस्ट डालना है और B पॉट में पॉलीथीन बैग डालने हैं, ग्लास बॉटल्स खाली वाली डालनी है, प्लास्टिक टॉयज़ जो टूट गए हैं उन्हें पॉट B में डालना है। पुट द पॉट्स असाइड, एक तरफ रख देना है पॉट्स को। ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3-4 वीक्स, अब उन्हें 3-4 वीक्स बाद देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स? क्या आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ, कुछ डिफरेंस लगा दोनों पॉट्स में, क्या क्या डिफरेंसेस है? इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? और अगर आप जब आप ये एक्टिविटी करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है, और आप तभी अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। तो जब आपको सही में इसके रिज़ल्ट जानना है तो आपको वो करना पड़ेगा। You will find that plant waste in pot A has been decomposed. आप क्या देखोगे, क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि जो पॉट ए है उसमें जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो गया है। ये कैसे हुआ? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. अभी जो प्लांट वेस्ट था वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, कैसे? माइक्रोब्स के एक्शन से। क्योंकि जब हमने उस पॉट ए में प्लांट का वेस्ट डाला था तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ने एक्शन करना शुरू कर दिया था और उसे मैन्योर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। अभी जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होता है इस प्रोसेस में, मतलब प्लांट डिकेइंग मैटर से मैन्योर बनाने की प्रोसेस में जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं ये प्लांट्स जो है वापस यूज़ कर सकता है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी
The polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change. अब हमने पार्ट बी में देखा कि ये जो पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स थी, इनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ. ये डिके नहीं हो सकते, है ना, सड़ नहीं सकते, इन पर माइक्रोब्स एक्शन भी नहीं कर सकते. द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर. माइक्रोब्स उन पर कोई भी एक्शन नहीं कर सकते और उन्हें मैन्योर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. हमने देखा है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो अगर सराउंडिंग में है भी, तो डिकेइंग प्लांट्स का या जब कभी कभी डेड एनिमल्स होते हैं ग्राउंड पर, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और उसके बाद वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं. ये ऐसा क्यों होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसे डिकम्पोज कर देते हैं. डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को ये डिकम्पोज कर देते हैं और उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज बाय. अब ये जो सब्सटेंसेस हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोबारा यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उन्हें यूज़ किया जा सकता है हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए एंड देयर बाय क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट. और इस ऐसे ही हम एनवायरनमेंट का भी क्लीन अप कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, हम आगे वाले पार्ट में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप पा सकें और उन्हें देख सकें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.